कभी सोचा है दिवाली हो या नया साल या फिर कोई जीत का जश्न, ये जो तेज आवाज वाले पटाखे हैं आखिर हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गए? कहाँ से आए ये? आज हम इसी शोरगुल के पीछे की कहानी में गहराई तक उतरेंगे। पटाखों का इतिहास क्या है, ये बनते कैसे हैं, और आजकल खासकर भारत में इनको लेकर इतनी बहस, इतनी चर्चा क्यों छिड़ी हुई है। तो हमारे पास जानकारी का एक अच्छा स्रोत है, विकिपीडिया के कुछ लेख जो दुनिया भर में और खासतौर पर भारत में पटाखों की स्थिति पर काफी रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद है इस जानकारी को खंगालना और समझना कि इन छोटे से दिखने वाले विस्फोटकों की कहानी असल में क्या कहती है। मतलब प्राचीन चीन के बांस से लेकर आज के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण और परंपरा का टकराव, वहां तक। तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से। और दिलचस्प बात यह है कि पटाखों का जो सबसे पहला रूप था वो पटाखा था ही नहीं। हाँ। हम बात कर रहे हैं चीन की, करीब 200 ईसा पूर्व। तब लोग बांस के टुकड़ों को आग में फेंकते थे और जब वो बांस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था तो अंदर की हवा और रस फैलते थे और जोर से धमाका, फट जादो करो। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि इसे चीनी भाषा में कहते थे बाओजू, जिसका मतलब ही है फटता हुआ बांस। सही। और तब मान्यता थी कि ये तेज आवाज बुरी आत्माओं या दुश्मनों को डराकर भगा देती है। सोचिए जरा, सिर्फ एक तेज आवाज और उसके पीछे इतनी बड़ी मान्यता। बिल्कुल। और यही जो मान्यता थी ना, वो आगे चलकर बारूद वाले पटाखों से भी जुड़ गई। जब बारूद का आविष्कार हुआ तो लोगों ने क्या किया, बारूद को कागज में लपेटा और उसको बांस के टुकड़े जैसा ही आकार दे दिया। अच्छा। हाँ, और फिर उसे जलाया। आवाज भी वैसी ही तेज होती थी, इसलिए नाम वही रह गया, बाओजू। तो ये दिखाता है कि पटाखे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे। उनकी शुरुआत एक गहरी सांस्कृतिक जरूरत या कहें कि एक तरह के विश्वास से जुड़ी थी, शोर करके बुराई को दूर भगाना। तो ये शुरुआती बारूद वाले पटाखे दिखते कैसे थे? अगर हम 1920 के दशक से पहले की बात करें, ये चीन के मैंडरिन पटाखे जो थे, सुना है काफी छोटे होते थे, शायद आधा इंच से 2 इंच लंबे और पतले से करीब चौथाई इंच मोटे। हाँ बिल्कुल। और उनमें इस्तेमाल होता था काला पाउडर, मतलब ब्लैक पाउडर। अच्छा, ब्लैक पाउडर। जी। इससे धमाका तो होता था, लेकिन वैसा नहीं जैसा आजकल हम सुनते हैं, कान फाड़ने वाला नहीं। आवाज थोड़ी धीमी होती थी, गूंजने वाली, और रोशनी भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। और इनको लड़ियों में पिरोते थे ना? हाँ, अक्सर इन छोटे पटाखों को एक साथ गूंद कर लंबी लड़ियां बना दी जाती थी। कभी कभी तो हजारों पटाखों की लड़ी। हजारों की? हाँ। बाप रे। हाँ, और इन्हें जलाने से पहले कहीं ऊंचाई पर लटका दिया जाता था। अच्छा। और रंग, सुना है लाल रंग ज्यादा होता था? जी, ज्यादातर ये लाल रंग के होते थे। चीन में लाल रंग खुशहाली और आम लोगों का प्रतीक माना जाता है। ओके। पर हाँ, कभी कभी लड़ियों में पीले और हरे रंग के पटाखे भी दिख जाते थे। शायद वो सम्राट या जो शासक वर्ग था उनके लिए होते होंगे। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब ये काम कैसे करते हैं? सुनने में तो आसान लगता है, आग लगाइए और बूम, पर इसके पीछे थोड़ी तकनीक भी है ना? हाँ बिल्कुल। ज्यादातर पटाखे जो है वो मोटे कागज या गत्ते के बने होते हैं। कभी कभी प्लास्टिक का खोल भी इस्तेमाल होता है। और उसके अंदर भरा होता है विस्फोटक मिश्रण। ये ब्लैक पाउडर हो सकता है, या फिर आजकल जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो है फ्लैश पाउडर। फ्लैश पाउडर, ये क्या चीज है? ये दरअसल एक ऑक्सीडाइजर जैसे पोटेशियम नाइट्रेट और किसी धातु का पाउडर जैसे एल्यूमिनियम, इनका तेज जलने वाला मिश्रण होता है। अच्छा। कभी कभी दूसरे मिश्रण भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कॉडाइट या स्मोकलेस पाउडर। इनसे आवाज और धुएं का प्रकार बदल जाता है। ओके। और फिर एक बत्ती होती है, फ्यूज। जी, एक फ्यूज या बत्ती होती है जिसे जलाने से आग विस्फोटक तक पहुंचती है। और सबसे जरूरी चीज है वो है कसाव। कसाव मतलब टाइटनेस? हाँ, विस्फोटक को खोल के अंदर बहुत कस के भरा जाता है ताकि जब वो जले तो गैस तेजी से फैले और दबाव इतना बढ़ जाए कि वो खोल को फाड़ दे। ओह अच्छा, तो वो जो धड़ाम की आवाज आती है वो इसी दबाव से आती है? बिल्कुल, वही तेज आवाज पैदा करता है। हाँ, फ्लैश पाउडर के साथ थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, उसे बहुत ज्यादा कसकर नहीं भरते। समझ गया। अब ये बनते कैसे थे, पुराने जमाने में? इसे बनाने का तरीका भी समय के साथ काफी बदला है। 19वीं सदी के अंत में एक लेखक थे, जेम्स डायर बॉल। उन्होंने उस जमाने में पटाखे बनाने की प्रक्रिया को बड़ी विस्तार से लिखा है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काम कितना ज्यादा मेहनत वाला था और इसे करने वाले कौन थे।
कौन करते थे ये काम? उस समय पटाखे बनाने का काम ज्यादातर महिलाएं और बच्चे करते थे, घरों में या छोटी छोटी फैक्ट्रियों में। अच्छा, बच्चे भी? हाँ, सोचिए, हाथ से कागज की पतली पतली ट्यूब बनाना, उसके लिए एक खास तरह का कागज तैयार करना, जिसे कुट्टू के पेस्ट से सख्त किया जाता था। अरे वाह! फिर उन ट्यूब्स में हाथ से बारूद भरना, एक सिरा मिट्टी से बंद करना, दूसरे सिरे पर बत्ती लगाना और फिर सैकड़ों पटाखों को एक साथ बांधना। सब कुछ हाथ से होता था। बाप रे, ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि ये उस समय का एक बड़ा कुटीर उद्योग रहा होगा। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, है ना? वो फ्लैश पाउडर वाली बात। हाँ, बिल्कुल। वो आया करीब 1924 के आसपास, जब ब्लैक पाउडर की जगह फ्लैश पाउडर का इस्तेमाल शुरू हुआ। और उससे क्या हुआ? धमाका कई ज्यादा तेज और चमकदार हो गया, एकदम बिजली कौंधने जैसा। अच्छा, मतलब आज वाले पटाखों की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और यहीं से बाजार में जैसे एक होड़ सी मच गई। होड़? किस बात की? पटाखा बनाने वाली कंपनियां एक दूसरे से बढ़कर पटाखे बनाने लगीं, खास तौर पर बच्चों और किशोरों को लुभाने के लिए, जिनकी उम्र आप मान लीजिए 8 से 16 साल होती थी। अच्छा, टारगेट ऑडियंस बच्चे थे। हाँ, 1920 से 1970 के दशक के बीच तो हजारों तरह के ब्रांड आए और चले गए। हजारों? जी। आज भी कुछ लोग इन पुराने रंग बिरंगे पटाखा लेबल्स को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। पर ये हाथ से बनाने वाला काम कब तक चला? ताज्जुब की बात है कि 1980 के दशक तक भी, मतलब काफी बाद तक, पटाखे बनाने का ज्यादातर काम हाथ से ही होता था। सच में? 80 के दशक तक? हाँ, ट्यूब रोल करना, लेबल चिपकाना, पाउडर भरना, सिरे बंद करना, बत्ती लगाना, ये सब बहुत ज्यादा मशीन वाला काम नहीं था। और इनकी पैकिंग वो कैसे होती थी? पैकिंग भी अलग अलग तरह की होती थी। पटाखों को लड़ियों में पिरो के पैक किया जाता था। कुछ छोटे पैक होते थे जिन्हें पेनी पैक कहते थे, शायद उनमें 4-6 पटाखे होते होंगे। अच्छा, सस्ते वाले? हाँ, फिर थोड़े बड़े पैक आते थे, 16 या 20 पटाखों वाले, और फिर बड़े रोल या बेल्ट भी होते थे जिनमें सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों पटाखे एक साथ होते थे। हजारों पटाखे एक साथ? जी। इन्हें अक्सर चमकीले पारदर्शी कागज में लपेटा जाता था और थोक में बेचने के लिए इन पैक्स को ब्रिक यानी ईंट जैसे बंडल में बांधा जाता था, जिसमें करीब 80 पैक होते थे। समझ गया। तो ये तो हुई इनकी बनावट और इतिहास की बात। अब ये दुनिया भर में इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होते हैं? मतलब इनका मुख्य उद्देश्य तो जोरदार आवाज करके किसी मौके को खास बनाना है ना। बिल्कुल। चाहे वो खुशी का इजहार हो या उत्सव का माहौल बनाना हो। और दुनिया में शायद ही कोई कोना हो जहां किसी न किसी त्योहार या छुट्टी पर पटाखे ना चलते हों। सही बात है। जैसे चीन में नया साल तो पटाखों के बिना अधूरा है। हाँ। भारत में दिवाली पर इनकी धूम रहती है। अमेरिका में उनके स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को आसमान पटाखों से रंग जाता है। ब्रिटेन में गाय फॉक्स नाइट पर भी यही नजारा होता है। जी। दक्षिण पूर्व एशिया में ईद उल फितर पर, मरक्को में आशूरा के दिन, नेपाल में तिहार के त्योहार पर, श्रीलंका में भी। हाँ, श्रीलंका में लगभग हर सांस्कृतिक उत्सव में, दुनिया भर में नए साल की शाम पर, फ्रांस में बेस्टील डे पर, स्पेन के फालस त्योहार में, अरे आयरलैंड में हैलोवीन पर भी। बिल्कुल, ये दुनिया भर की संस्कृतियों में जैसे रच बस गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो काफी गंभीर है। गंभीर पहलू मतलब ये कि हर साल इन उत्सवों के दौरान पटाखों की वजह से हजारों लोग घायल होते हैं, कुछ की तो जान भी चली जाती है। ओह, ये तो खतरनाक है। हाँ, बहुत। लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, हाथ पैर कट जाते हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। और इसी वजह से दुनिया भर की सरकारें इस मुद्दे से जूझ रही हैं। कई देशों ने पटाखों को लेकर कड़े नियम कानून बनाए हैं। कैसे नियम? ये नियम तय करते हैं कि पटाखे कौन बना सकता है, कौन बेच सकता है, उन्हें कहाँ रखा जा सकता है और सबसे जरूरी, उन्हें कब और कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा मानक तय किए गए हैं, कहीं कहीं परमिट की जरूरत पड़ती है। और बैन भी लगे हैं। हाँ, और कई जगहों पर आम लोगों के लिए इन पर पूरी तरह पाबंदी भी है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और लोगों की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये तो मुश्किल सवाल है। दुनिया भर में क्या स्थिति है? मतलब कहाँ बैन है, कहाँ छूट है? काफी फर्क है। कई देश हैं जहाँ आम लोगों के लिए पटाखे चलाना या रखना गैर कानूनी है, जैसे कनाडा, यूके में बिल्कुल बैन है आम लोगों के लिए। हाँ, वहाँ सिर्फ पेशेवर मतलब लाइसेंस डिस्प्ले की इजाजत है। हांगकांग और सिंगापुर में भी बैन है। क्यों? वजह क्या है? ज्यादातर सुरक्षा कारण है या फिर कोई पुरानी बड़ी दुर्घटना
जैसे सिंगापुर में 1972 में कुछ घटनाएं हुई थीं, उसके बाद पूरी तरह बैन लगा दिया गया। हांगकांग में 1967 के दंगों के बाद सुरक्षा कारणों से बैन हुआ। अच्छा, और चीन का क्या, जहां से ये शुरू हुए? चीन में स्थिति थोड़ी मिली-जुली है। 90 के दशक में कई बड़े शहरों में, जैसे बीजिंग में, बैन लगाया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। अब नए साल पर खूब पटाखे चलते हैं। हाँ, ग्रामीण इलाकों में तो शायद ही कभी रोक लगी हो। और अमेरिका? अमेरिका में ज्यादातर राज्यों में पटाखे कानूनी हैं। मैसाचुसेट्स एक बड़ा अपवाद है, लेकिन किस तरह के पटाखे मिलेंगे ये हर राज्य में अलग-अलग तय होता है। मतलब वहां भी नियम है? हाँ, नियम है। कुछ देशों ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। जैसे क्रोएशिया में पटाखों को उनकी खतरनाकी के हिसाब से बांटा गया है, क्लास 1, 2, 3। अच्छा, वो कैसे? जो कम आवाज वाले छोटे पटाखे हैं वो शायद साल भर मिल सकते हैं, लेकिन जो तेज आवाज वाले बड़े पटाखे हैं वो सिर्फ साल के अंत में कुछ खास दिनों के लिए ही बेचे और चलाए जा सकते हैं, और उम्र की पाबंदी भी है। ये दिलचस्प है। और कहीं पूरी तरह बैन? वियतनाम में 1994 से देश भर में बैन है, सिर्फ सरकारी प्रदर्शन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर राज्यों में परमिट के बिना बैन है, सिर्फ नॉर्दर्न टेरिटरी में साल में एक दिन 1 जुलाई को बिना परमिट के चलाने की छूट है। और आयरलैंड, सुना वहाँ कानून बहुत सख्त हैं। हाँ, आयरलैंड में दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है, शायद चिली के बराबर। वहाँ ये पूरी तरह अवैध है। फिर भी हैलोवीन के आसपास तस्करी से पटाखे खूब बिकते हैं। तो ये अलग अलग नियम दिखाते हैं कि ये कितना जटिल मुद्दा बन गया है। एक तरफ सांस्कृतिक महत्व है, दूसरी तरफ सुरक्षा, और अब तो पर्यावरण की चिंता भी जुड़ गई है। बिल्कुल, और ये जटिलता शायद भारत में सबसे ज्यादा खुलकर सामने आती है। हाँ, अब भारत पर आते हैं। यहाँ तो पटाखे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और त्योहारों पर, खासकर दिवाली और दशहरा, विजयदशमी पर इनका इस्तेमाल जबरदस्त होता है। हाँ, बिल्कुल। कानूनी तौर पर देखें तो 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति, जो भी स्थानीय नियम हो, उनके तहत बिना किसी खास लाइसेंस के पटाखे खरीद सकता है। जी। माना जाता है कि भारत में पटाखों का चलन शायद 15वीं सदी के आसपास शुरू हुआ होगा, जब लड़ाइयों में बारूद का इस्तेमाल होने लगा। हाँ, ये संभव है। और भारत की पहली पटाखा फैक्ट्री वो कब लगी? वो 19वीं सदी में कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां स्थापित हुई थी। गोपाल महिंद्रम नाम के व्यक्ति ने लगाई थी। अच्छा, लेकिन आज भारत में पटाखों की कहानी सिर्फ त्योहार और परंपरा तक सीमित नहीं है ना? प्रदूषण वाली बात। हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों से, खासकर अक्टूबर-नवंबर के महीने में, दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण एक बहुत बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इसके कई कारण हैं। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में किसानों का पराली जलाना एक बड़ा फैक्टर है। मौसम की वजह से हवा का कम चलना भी एक कारण है। ये समस्या लगभग 2002 के आसपास से ज्यादा गंभीर होती दिखी है। और दिवाली के पटाखे इसमें क्या भूमिका निभाते हैं? दिवाली के दौरान जो लाखों करोड़ों पटाखे जलाए जाते हैं, वो इस पहले से खराब हवा को और ज्यादा जहरीला बना देते हैं। कैसे? उनमें से निकलने वाला धुआं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भारी धातुओं के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, वो हवा में घुल जाते हैं। ये कितना खराब हो सकता है? एक अंदाजा लगाने के लिए 2020 में दिवाली के ठीक अगले दिन दिल्ली की हवा की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सुरक्षित माने जाने वाले स्तर से 9 गुना ज्यादा खराब थी। 9 गुना? हाँ, तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ कुछ घंटों का धुआं नहीं है, ये लाखों लोगों की सेहत पर सीधा असर डालता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है। इन्हीं चिंताओं की वजह से फिर अदालतों को दखल देना पड़ा है ना? जी बिल्कुल। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिवाली से ठीक पहले दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी। उसका असर क्या हुआ? तब पटाखा उद्योग ने कहा था कि इससे उन्हें करीब अरब रुपए का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये व्यापार बनाम स्वास्थ्य की बहस की एक तरह से शुरुआत थी। और उसके बाद? फिर 2020 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण के मामलों को देखती है, उसने दिल्ली NCR में हर तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी, उन इलाकों में जहां हवा की गुणवत्ता खराब थी। और इसी बीच वो ग्रीन क्रैकर्स आए? हाँ, इसी दबाव के बीच सरकार की जो वैज्ञानिक संस्था है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसने ग्रीन क्रैकर्स यानी हरे पटाखे विकसित किए। फिर तो राज्य सरकारों ने भी कुछ किया होगा।
हाँ, कई राज्य सरकारों ने भी अपने अपने नियम बनाए। किसी ने पूरी तरह बैन लगाया, तो किसी ने पटाखे जलाने का समय तय कर दिया, जैसे रात 8 से 10 बजे तक, आवाज की सीमा तय कर दी, या फिर सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स चलाने की इजाजत दी। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो ग्रीन क्रैकर्स पे भी बैन लगा दिया था। जी, 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल में दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा समेत सभी त्योहारों पर हर तरह के पटाखों पर रोक लगा दी, यहाँ तक कि ग्रीन क्रैकर्स पर भी। फिर 2022 में दिल्ली सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया। हाँ, 2022 में दिल्ली सरकार ने फिर से सभी तरह के पटाखे बनाने, रखने, बेचने और जलाने सब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। और इस फैसले को चुनौती भी दी गई थी। जी, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी इसे सुप्रीम कोर्ट ले गए थे। उनकी दलील थी कि जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ के नाम पर धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को नहीं छीना जा सकता। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट की टिप्पणी काफी सीधी और स्पष्ट थी, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें। कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि लोग पटाखों पर पैसे बर्बाद करने की बजाय मिठाइयों पर खर्च करें। तो ये फैसला दिखाता है कि अदालतें अब स्वास्थ्य और पर्यावरण को ज्यादा महत्व दे रही हैं। अच्छा, अब ये ग्रीन क्रैकर्स का जिक्र बार बार आया, ये असल में है क्या? क्या ये वाकई ग्रीन है? देखिए, इन्हें CSIR ने बनाया है और दावा ये किया जाता है कि इनमें ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं जिनसे प्रदूषण कम होता है। कितना कम? कहा जाता है कि ये पारंपरिक पटाखों के मुकाबले 30% तक कम धूल और हानिकारक कण पैदा करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो धूल को वहीं बनने से रोकती हैं या दबा देती हैं। और आवाज भी कम बताई जाती है, करीब 110 से 125 डेसिबल, जबकि पुराने पटाखे 160 डेसिबल या उससे भी ज्यादा शोर करते थे। आपको पता है, 120 डेसिबल से ऊपर की आवाज कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये तो अच्छी बात लगती है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। ग्रीन क्रैकर्स कम प्रदूषण वाले जरूर कहे जाते हैं, पर शून्य प्रदूषण वाले नहीं हैं। मतलब इनमें भी एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन जैसे तत्व होते हैं जो हवा के लिए नुकसानदेह तो हैं ही। तो ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कई पर्यावरणविद और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कोई पक्का समाधान नहीं है। एडवर्ड एंड सिंथिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जैसे कुछ संस्थान तो धीरे धीरे करके हर तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन क्रैकर्स एक कोशिश है, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, ये बहस अभी जारी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे चीन में फटते हुए बांस से शुरू हुई एक परंपरा आज पूरी दुनिया में फैल गई। हमने समझा कि ये पटाखे बनते कैसे हैं और कैसे वो फ्लैश पाउडर आया जिसने इन्हें और तेज और चमकदार बना दिया। हमने ये भी देखा कि कैसे दुनिया भर में ये उत्सवों का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षा और पर्यावरण की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। और भारत में तो ये टकराव सबसे ज्यादा तीखा है। यहाँ दिवाली जैसे त्योहार पटाखों के बिना अधूरे माने जाते रहे, लेकिन अब हवा की खराब गुणवत्ता और सेहत पर पड़ते असर ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। परंपरा निभाएं या सेहत बचाएं? ये वाकई एक बहुत उलझा हुआ मसला है, क्योंकि पटाखों का जुड़ाव सिर्फ शोर या रोशनी से नहीं है, वो लोगों की भावनाओं, उनकी यादों और उनकी सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है। सही बात है। और दूसरी तरफ उनके खतरे भी बिल्कुल सामने हैं। दुर्घटनाएं होती हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है और गंभीर वायु प्रदूषण जो हमारी सांसों में जहर घोल रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। नियम बन रहे हैं, ग्रीन क्रैकर्स जैसे विकल्प लाने की कोशिश हो रही है, कहीं बैन भी लग रहे हैं, लेकिन असल में समाज को, सरकारों को और शायद हर एक व्यक्ति को ये सोचना होगा कि हम अपनी खुशियों का इजहार कैसे करें कि वो दूसरों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए दुख का कारण ना बने। और यहीं पर शायद हम आज की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। पटाखों की इतनी गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं और उनके आज के दुष्प्रभाव भी उतने स्पष्ट हैं, तो क्या हम एक समाज के तौर पर अपने उत्सवों को मनाने के ऐसे नए तरीके सोच सकते हैं जिनमें पारंपरिक पटाखों का शोर और धुआं ना हो, पर वो खुशी, वो उल्लास, वो जश्न की भावना वो बनी रहे? क्या हम अपनी परंपराओं को इस तरह से निभा सकते हैं कि वो हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत के लिए भी सुरक्षित हों? सोचने वाली बात है ना।